स्टूडेंट्स, भारत के वृहद भूगोल में आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है प्राकृतिक वनस्पति। और इसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे, इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट जिसमें वो कारक जो कि प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करते हैं, और भारत में दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा इसका, जिसमें भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के विभिन्न प्रकारों को हम देखेंगे। तो पहले पार्ट में हम आज बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि आखिर प्राकृतिक वनस्पति क्या है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक वनस्पति, इसका तात्पर्य है उस वनस्पति समुदाय से जो कि नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से प्रकृति द्वारा स्वयं उद्भूत होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, किसी प्रकार का कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। इसे वहाँ की स्थानीय वनस्पति भी कहा जाता है, जिनको बाद में, देखिए, प्राकृतिक वनस्पति को ही सब्स्टिट्यूट करके, हटा करके, जैसे जैसे मानवीय सभ्यता में विकास हुआ, उसका नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, वैसे वैसे प्राकृतिक वनस्पति को हटा करके उस भूमि का उपयोग कृषि के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, उद्योगों के लिए, या अधिवास निर्माण के लिए, राजमार्ग निर्माण के लिए किया जाने लगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्हें इंडिजिनस स्पीशीज या देशज, वो जो प्राकृतिक वनस्पति की जो किस्म स्थानीय रूप से मिलती है उन्हें देशज भी कहा जाता है, और जो बाहर से भारत में लाई गई उन्हें एग्जॉटिक, विदेशी प्लांट्स, विदेशी पौध भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे जो फैक्टर्स नेचुरल वेजिटेशन को, प्राकृतिक वनस्पति को, यानी स्वयं उद्भूत होने वाले इस वनस्पति समुदाय को प्रभावित करते हैं, उन कारकों की। इन कारकों में हम मुख्य रूप से दो मुख्य कारक देखते हैं। रिलीफ यानी कि उच्चावच, जिनमें भूमि और मृदा महत्वपूर्ण है, एंड दूसरा है क्लाइमेट, जलवायु, जिसमें टेम्परेचर यानी तापमान, सनलाइट, सूर्यातप, और प्रेसिपिटेशन, वर्षण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैविक कारकों में जो कि गौण है, मानवीय हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है, जिसमें डेफिनेटली हमने देखा कि नगरीकरण, लगातार मानव की सभ्यता का विकास, उसका आर्थिक मनुष्य के रूप में जो कन्वर्जन है, लगातार उसकी लालसा आर्थिक विकास की ओर जो बढ़ रही है, उसकी वजह से प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान पहुंच रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं जिनकी बात हम करते हैं, उनको हम डील करते हैं इसमें। पहला जो कारक है रिलीफ का, उच्चावच का, जिसमें लैंड यानी कि भूमि, जो भूमि की फर्टिलिटी है, भूमि की जो अवस्था है, सरफेस है, वो निश्चित रूप से वनस्पति के प्रकार को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। ये भी माना जाता है कि निश्चित रूप से जो फर्टाइल सॉइल है वो क्रॉप्स को भी, कृषि को भी प्रभावित करती है। लेकिन प्राकृतिक वनस्पति के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो अगर रफ टेरेन्स हैं, अगर उबड़ खाबड़ भूमि है, तो वहाँ पर ग्रासलैंड्स डेवलप होती हैं, और अगर समतल प्राय भूमि है तो, या जिनकी जो मैदानी भाग हैं, जहाँ पर निश्चित रूप से कभी नदियों द्वारा मैदान का विकास हुआ है, वहाँ पर मुख्य रूप से डेसिडियस यानी कि पर्णपाती या सदाबहार वन भी देखने को मिलते हैं। ये टेरेन के कारण, ये उच्चावच के कारण प्रभावित होता है। इसी तरह से सॉइल की बात अगर हम करें तो जो मृदा है वो मृदा बहुत महत्वपूर्ण है, अलग अलग प्रकार की होती है। सैंडी सॉइल जिसका कोर्स होती है, जिसका दाना, कण जो होता है वो मोटा होता है। कैक्टस और थॉर्नी जो वेजिटेशन है उसको सपोर्ट करती हैं। जबकि जहाँ पर दलदली यानी वाटर एग्लोमरेशन यानी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, पानी बहुत ज़्यादा है, डेल्टाइक भाग हैं या दलदली भाग हैं, वहाँ पर मैंग्रोव और डेल्टाइक वेजिटेशन देखने को मिलती है। इसी तरह से जो हिल स्लोप है, जहाँ पर छिछली, उनकी डेप्थ जो होती है, देखिए क्या होता है, जब पहाड़ की बात की जाती है तो पर्वतीय भाग, देखिए लैंड और सॉइल का आपस में कोरिलेशन है। जब
समतल भूभाग है तो मृदा की जो मोटाई है, उसके जो संस्तर हैं वो ज़्यादा थिक होंगे, मोटे होंगे। जबकि जो पहाड़ी भाग की अगर हम बात करते हैं तो वो मृदा छिछली होती चली जाएगी, यानी उसकी डेप्थ जो होगी, गहराई जो होगी वो कम होती जाएगी, जिसके कारण वहाँ पर जो वनस्पति मिलती है वो कॉनिफरस मिलती है। पर्वतीय भाग में जो मिलती है कॉनिफरस मिलती है। इसकी बात हम करेंगे कैसे नेचुरल एडजस्टमेंट्स होते हैं, उसकी बात पर भी हम आएंगे। कैसे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स होते हैं, कैसे वनस्पति प्राकृतिक रूप से उसी वातावरणीय रूप में अनुकूलित हो जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सॉइल जो है, जो मृदा है, वो वनस्पति के प्रकारों को बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, डिटरमाइन करती है। अगर हम सेकेंड फिजिकल फैक्टर, फर्स्ट था हमारा रिलीफ, सेकेंड फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट, जलवायु, जिसके जो फैक्टर्स हैं, जिसके जो एलिमेंट्स कह सकते तत्व हैं, उनमें है टेम्परेचर along with humidity in air and precipitation in soil, यानी कि तापमान, साथ ही साथ वायु में मौजूद आर्द्रता, वर्षण। देखिए, रेनफॉल और वर्षण में अंतर है। रेनफॉल का मतलब है वो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो कि बादलों से भूमि को प्राप्त होता है, और प्रेसिपिटेशन का मतलब है दोनों का एक बैलेंस, मतलब इवेपोरेशन का जो वाष्पीकरण हुआ है उस मात्रा का, और वो बादल बनने के बाद जो वापस आ रहा है, वो संपूर्ण प्रक्रम, वो संपूर्ण क्रिया वर्षण प्रक्रिया कहलाती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है। जबकि रेनफॉल उसका एक एलिमेंट, उसका एक भाग कह सकते हैं आप। इसी तरह से अगर हम देखें, अगर स्लोपी भाग पर, जहाँ पर देखिए स्लोप है, इनके कई चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक्ड ऐसे हैं कि अगर तापमान ज़्यादा होगा और वर्षा भी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर वेजिटेशन पैटर्न जो होगा वो, जैसे हम बात करते हैं वेट एवरग्रीन, यानी कि आर्द्र सदाबहार वनस्पति की अगर हम बात करते हैं, वो कहाँ पर मिलेगी? जहाँ पर तापमान भी वर्ष भर उच्च है और वर्षा भी पूरे साल भर पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, लगभग 200 सेंटीमीटर तक मिल रही है। ऐसे में जो वितान होगा, जो वृक्ष होंगे, जो वनस्पति होगी, प्राकृतिक वनस्पति, वो सदाबहार पूरे साल भर सस्टेन करेगी। सदाबहार का तात्पर्य ये है कि वो निरंतर अपनी अस्तित्व को बनाए रखेगी। इसमें उनका जो वितान होता है वो बहुत चौड़ा होता है, और ये टेम्परेचर जो इतना अधिक है उसकी वजह से ये हार्डवुड होते हैं, यानी कठोर लकड़ी होती है। जबकि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा, तापमान जैसे जैसे कम होंगे, यानी कि आप अगर मैदान से पर्वतों की ओर जाएं, दोनों बातें हैं, या तो मैदान से पर्वतों के ऊपर माउंटेन की तरफ जाएं, या आप लैटिट्यूड की बात करें, अक्षांशों की बात करें, तो भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुवों की ओर जाएं। सेम यही बात भारत के संदर्भ में भी है। अगर हम इक्वेटर से दूर हिमालय पे या हिमालय की तलहटी से लगाकर हम उच्चस्थ भाग तक जाते हैं, या हम तटीय भाग से, कोस्टल एरिया से अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं, इंटीरियर इंडिया की तरफ जाते हैं, तो भी वेजिटेशन पैटर्न में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर हम माउंटेन की तरफ जाते हैं जहां पर तापमान लगातार कम हो रहा है, ऐसे में स्नोफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगी। सर्दियों में स्नोफॉल के रूप में रेनफॉल जो होगी वो होगी, जिसके कारण पत्तियां नुकीली होती हैं। उनका वातावरणीय समायोजन इस प्रकार का है कि उस स्नो को अपने ऊपर इकट्ठा न होने देने के लिए उनकी निडल शेप की या सुई रूप में उनकी पत्तियां कन्वर्ट हो जाती हैं और उनका शेप शंकु के समान हो जाता है। तो शंकुधारी वनस्पति, उनका नामकरण कॉनिफरस, जिसमें पाइन, फर्स, स्प्रूस मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो टेम्परेचर की वजह से वनस्पति का स्वरूप निर्धारित होता है। ये आपको क्लियर होगा मुझे लगता है अब, कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसको, सूर्यातप को रोकने के लिए भी उनका वितान, उनकी पत्तियां चौड़ी होंगी, उनका इवेपोरेशन, ट्रांस इवेपोरेशन या वाष्पोत्सर्जन जो होगा, क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में है तो वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा,
जबकि हम बात करते हैं जहाँ पर इसी तरह से एक चीज़ और, इसमें अगर डेजर्ट एरिया की अगर हम बात करते हैं तो उनकी पत्तियां अगर आप देखें तो थॉर्न्स के रूप में यानी कांटों के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, क्योंकि उनमें पानी पहले ही कम है, उन्हें पानी नहीं है। तो वातावरणीय समायोजन स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का हो रहा है कि अगर पत्तियां, अगर आप सोचिए कि डेजर्ट एरिया में जहाँ पर पानी नहीं है और पत्तियां अगर वाष्पोत्सर्जन करें तो कितना वाटर लॉस हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए पत्तियां वातावरणीय अनुकूलन के रूप में कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं। तो ये सब कुछ प्राकृतिक अनुकूलन है। ये वनस्पति स्वयं तापमान और वर्षा के अनुरूप रूपांतरित हो जाते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं फोटो पीरियड, जिसकी बात की गई सनलाइट की, तो ये डिफरेंट होता है लैटिट्यूड और लॉन्ग एल्टीट्यूड की वजह से। ये इसी का एक फर्दर पार्ट है। इसका फर्दर पार्ट इस तरह की सनलाइट जो है वो समर में स्ट्रेट आती है, सीधी आती है, जबकि विंटर्स में इसकी जो किरणें हैं वो तिरछी हो जाती है, और तिरछी होने की वजह से पर्याप्त मात्रा में सूर्यातप नहीं मिलता। तो ये जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली वही वाली बात है कि अगर तापमान ज़्यादा होगा और वर्षा भी ज़्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, पत्तियां चौड़ी होंगी। लेकिन अगर दोनों ही स्थिति कम है तो वो नुकीली पत्ती के रूप में, कॉनिफरस के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। या अगर पानी की अवेलेबिलिटी भी कम है तो वहाँ पर डेजर्ट एरिया में वो थॉर्न्स के रूप में, कांटों के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स मिल करके किसी भी जो वेजिटेशन है उसको निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक चीज़ यहाँ पर जो ये स्लाइड बताती है वो है क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन का रिलेशन। देख सकते हैं आप इस स्लाइड में, वेजिटेशन इज द मोस्ट विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ क्लाइमेट। जो ये सेंटेंस लिखा है इसका मतलब है कि अगर जलवायु का निर्धारण करना हो तो उसकी सबसे सटीक अभिव्यक्ति अगर कोई कर सकता है तो वो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति है। जैसा इस वनस्पति को देख करके यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये लश ग्रीन दिखाई दे रही है, आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है, वितान दिख रहे हैं, अलग 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 ऊंचाई के हैं ये, और नीचे इतना फॉरेस्ट कवर है फ्लोर पर कि इसमें आप चल भी नहीं सकते। तो जो यहाँ पर सभी प्रकार के अलग अलग, जिसमें हम क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, हर्ब्स, श्रब्स और ऊंचे ऊंचे 6-6 मीटर ऊंचे वृक्ष अलग अलग वितान के मिलते हैं। तो ये डेफिनेटली इस पिक्चर को आप देखकर कह सकते हैं कि ये रेन फॉरेस्ट है, जहाँ पर 0 से 15 डिग्री के बीच तापमान 23 से लगभग 28, और एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है 200 सेंटीमीटर पर ईयर से 500 सेंटीमीटर पर ईयर तक हो सकता है। जबकि इस जो आप ये जो फेनोमेना देख रहे हैं इसमें आप कह सकते हैं कि ये निश्चित रूप से डेजर्ट एरिया है, जहाँ पर बिल्कुल भी किसी प्रकार की वनस्पति देखने को नहीं मिल रही है। ये प्रेसिपिटेशन के लेवल हैं। आप इस प्रेसिपिटेशन के लेवल से देखिए आप कि आप इस वाले पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह की वेजिटेशन है। यहाँ वेजिटेशन और कम हुई, यहाँ लिखा है वेट रीजन विल कवर्ड इन थिक फॉरेस्ट, मॉडरेटली वेट, जहाँ पर वर्षा जो है वो कम है, कई बार इसमें लगभग 150 सेंटीमीटर से अधिक, मोर देन 150 सेंटीमीटर मानी जाती है। इसमें 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक डिटरमाइन की जाती है, और इसमें लेस देन 50 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो मानी जाती है। तो ऐसे में ड्राई रीजन्स हैं, इनमें श्रब लाइक वेजिटेशन, बहुत छोटी छोटी आप यहाँ पर देख सकते हैं बुशेस मिलती हैं, थॉर्नी मिलते हैं। तो ये अलग अलग प्रेसिपिटेशन के ये स्लाइड्स पिक्चर्स के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करना चाहती थी। एक अब इम्पॉर्टेंट बात यह है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति की क्या महत्ता है, आपसे छुपी नहीं है, आपको पता है, लेकिन इसको हम रिव्यू करते हैं। डेफिनेटली रेनफॉल के लिए और इकोसिस्टम बैलेंस के लिए अगर हम देखें तो वर्षण, वाष्पोत्सर्जन होना, वाष्पीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वाष्पोत्सर्जन भी है, बादल बनने में इनका भी योगदान है, वर्षा होने में है। प्लांट्स ग्रो, जो छोटे प्लांट्स हैं वो भी इसकी वजह से ग्रो करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें सॉइल इरोजन का जो एक बहुत बड़ी समस्या है उससे निजात मिलता है, क्योंकि जो रूट्स हैं वो सॉइल को ग्रिप करके, मृदा को अपनी जकड़ में लेकर के उन्हें वाइप आउट होने से बचाती हैं। फोटोसिंथेसिस होता है, इससे प्रोसेस होता है जिससे भोजन बनता है, और इससे फ्रूट्स, वेजिटेबल, कई चीज़ें हमें मिलती हैं। और लीव से ट्रांसपिरेशन, जो बात हम कर रहे हैं, रेन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, और ये बात हम कर चुके हैं। और
सॉइल को ये प्रोटेक्ट करता है। डेफिनेटली ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से प्योर एयर जो है हमें मिलती है। इसके अलावा जब लीव्स गिरती हैं, डिकम्पोज होती हैं और फर्टाइल सॉइल मिलती है, जो कि कई अदर एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर के लिए भी और वेजिटेशन कवर कंटिन्यूस सस्टेन रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका एग्जाम्पल हम इसी चीज़ से देख सकते हैं कि जो भारत के रिलेशन में अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स, जो मालाबार रीजन है, जो पार्ट है यहाँ पर, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो इधर मेघालय की तरफ और इधर वेस्टर्न घाट्स की तरफ है, वो निश्चित रूप से एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने में मदद करते हैं। और वर्ल्ड के रिगार्ड में अगर जब बात करते हैं तो ये जो अमेजन, कांगो और साउथ ईस्ट एशिया का जो बेल्ट है, वो पूरे विश्व का इकोसिस्टम अपने एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से बना कर रखता है। आशा करती हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन है आपको समझ में आया होगा। तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है, बड़ा प्रश्न जो बनेगा कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले, के वितरण को प्रभावित या उसके प्रकारों को प्रभावित करने वाले कारकों का सविस्तार वर्णन कीजिए। हालांकि ये पार्ट सेकेंड पार्ट के साथ जो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे इसी का हिस्सा होगा, लेकिन इनको अच्छे से आप इनको एक चार्ट बना करके डिवाइड कर लीजिए, कैटेगराइज कर लीजिए और एक एक पॉइंट में आप ब्रीफ करके इसे बना सकते हैं। इसके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।